औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जिस मुल्क के बारे में पढ़ेंगे वो है तुर्की। तो ये तुर्की का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने तुर्की का पार्ट 1 अपलोड किया है जिसमें हमने तुर्की की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो कवर की है। अगर उनको एक दफ़ा रिवाइज़ करें तो तुर्की का जो कैपिटल है वो अंकारा है और तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है वो इस्तांबुल है। यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो लीरा है। और तुर्की के अगर मल्ले वकू की बात की जाए तो ये 8 मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है जिनके नाम जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक, शाम, बल्गारिया और ग्रीस हैं। तो बहुत कुछ जानने के लिए आपके पास इस वीडियो में हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानब। अगर मॉडर्न तुर्की के बानी की बात की जाए तो उनका नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा है या उनको मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क भी कहा जाता है। अतातुर्क का मतलब होता है फादर ऑफ नेशन। तो जंग अजीम अव्वल में जब तुर्की को शिकस्त हुई थी तो उस वक़्त ये जनरल थे, फिर बाद में इन्होंने तुर्की को लीड किया और मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी। अगर मौजूदा प्रेसिडेंट की बात की जाए तो मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम रजब तैयब उर्दगान है जो मुसलमानों की एक बुलंद और मौसर आवाज़ हैं। ये तुर्की के सदर से पहले प्राइम मिनिस्टर थे और ये 2003 से लेकर 2014 तक तुर्की के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इससे पहले ये इस्तांबुल जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है वो इसके मेयर भी रहे हैं और इन्होंने एक अपनी सियासी जमात भी बनाई है जिसका नाम है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और इस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी 2001 में और ये अपनी जवानी के दिनों में फ़ुटबॉल के शौकीन थे। अगर वैसे तुर्की के नेशनल गेम की बात की जाए तो यहाँ का जो नेशनल गेम है वो ऑयल रेसलिंग है। इसके अलावा फ़ुटबॉल भी तुर्की में शौक़ से खेली जाती है। अगर यहाँ के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की बात की जाए तो उसका नाम हलूसी अकर है और ये फार्मर जनरल भी रहे हैं तुर्की के। तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल में वाक़ है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बरआज़मों में वाक़ है यानी एशिया और यूरोप में। और तकसीम स्क्वायर भी इस्तांबुल में ही वाक़ है। अगर कुछ रैंडम फैक्ट्स की बात की जाए जो तुर्की में है और अक्सर पीपीएससी के पेपर में या और पाकिस्तान की जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं उसमें पूछे जाते हैं तो तारस माउंटेन्स जो है वो माउंटेन कम्प्लेक्स है इन तुर्की। इसके अलावा मिस तानसू सीलर तुर्की की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं और ये अब तक ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री यानी तुर्की की अब तक ये पहली और ओनली प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा गलाता टावर भी इस्तांबुल में वाक़ है और तुर्की नेटो का भी मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बुनियाद रखी गई थी 1949 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रसल में वाक़ है और इसके जो मेंबर्स की तादाद है वो 30 है। और अगर आर्मी की बात की जाए तो नेटो में सबसे ज़्यादा जो आर्मी है वो अमेरिका की है और दूसरे नंबर पर तुर्की का नंबर आता है आर्मी के लिहाज से। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक मिलिट्री डिफेंस है। अगर इसमें जो मुल्क हैं उन पर अगर कोई मुल्क हमला करे तो वो जो 30 के 30 मुल्क हैं उन पर हमला तस्वर किया जाएगा। जब यहाँ पर सुल्तान की हुकूमत थी यानी जब कभी तुर्की खिलाफत उस्मानिया था तो उस वक़्त जो सुल्तान थे खिलाफत उस्मानिया के उनकी जो रिहाइशगाह थी वो इस्तांबुल में थी और इस रिहाइशगाह का नाम सराजीलो था। सी ऑफ मारा की बात की जाए तो वो तुर्की के दोनों जानब वाक़ हैं। आगे इंशाल्लाह हम नक्शे में भी देखेंगे। एशिया माइनर भी तुर्की को ही कहा जाता है और सिकमैन ऑफ यूरोप भी तुर्की को ही कहा जाता है। अगर तुर्की के सबसे ऊंचे पॉइंट की बात की जाए तो उसका नाम माउंट अरारात है। कोई जद्दी भी तुर्की में ही वाक़ है। अगर यहाँ के जो मशहूर ब्रिज है उसकी बात की जाए तो बॉस्फोरस ब्रिज है। आपने छोटे मोटे ब्रिज जो देखे होंगे जो नदी कनेक्ट करता है या उससे जो बड़ा होता है वो 2 रिवर्स को कनेक्ट कर लेगा, लेकिन ये बॉस्फोरस ब्रिज दुनिया का ऐसा ब्रिज है जो 2 कॉन्टिनेंट्स यानी 2 बरआज़मों को मिलाता है आपस में और ये दुनिया के सबसे बड़े बरआज़म और दुनिया के सबसे छोटे बरआज़म को आपस में मिलाता है और ये जो ब्रिज है वो इस्तांबुल में वाक़ है। अगर कुछ स्ट्रेट्स की बात की जाए, स्ट्रेट उस जगह को कहते हैं जहाँ 2 जो ज़मीनें हैं वो एक दूसरे से जुदा हो रही होती हैं या 2 पानी आपस में मिल रहे होते हैं।
तो ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से मिलाती है। ये ऊपर ब्लैक सी है और ये यहाँ सेंटर पर सी ऑफ मरमरा है। ये जो स्ट्रेट है इसको बॉस्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है। एक और भी स्ट्रेट है यहाँ पर जो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से मिलाती है। ये ऊपर जो स्ट्रेट थी ये आपने अभी पढ़ी, जिसको बॉस्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है। अब इस स्ट्रेट्स की बात हो रही है जिसको डार्डेनल स्ट्रेट कहा जाता है, और ये दो स्ट्रेट्स हैं जो तुर्की में वाक़ हैं। अगर इनको बड़े मैप में देखें तो ये ऊपर बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से मिलाती है, और फिर सी ऑफ मरमरा को जो एजियन सी से मिलाती है उससे डार्डेनल स्ट्रेट कहा जाता है। अगर कुर्दिश की बात की जाए तो ये एक एथनिक है जो 4 मुल्कों में फैले हुए हैं। अगर इनकी आबादी की बात की जाए तो तकरीबन जो 18 मिलियन लोग हैं वो तुर्की में हैं, और सबसे ज़्यादा जो कुर्दिश लोग हैं वो तुर्की में ही आबाद हैं। इसके अलावा सीरिया में ये सिर्फ 2 मिलियन के आसपास सीरिया में आबाद है, और फिर इराक़ में ये 5 मिलियन है, और ईरान में ये 8 मिलियन के करीब हैं। ये 4 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, तुर्की, शाम, इराक़ और ईरान। अगर यहाँ इनकी बात की जाए तो ये जो वेस्टर्न एशिया का इलाका है उस इलाके को कुर्दिस्तान बोला जाता है, और ये एक नेटिव ग्रुप है। तो ये 4 मुल्कों में फैले हुए हैं जिनके नाम ईरान, तुर्की, शाम और इराक़ हैं। तो सबसे जो ज़्यादा पॉपुलेशन है कुर्द की वो तुर्की में ही आबाद है। ये यहाँ पर फिर इनकी कुछ रैंडम फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसको आप पॉज करके वीडियो आप देख भी सकते हैं। तो बाज़ंताइन एम्पायर या बाज़ंतीनी एम्पायर की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो खिलाफत उस्मानिया ने इसको ख़त्म किया था। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी उसको बाज़ंताइन एम्पायर कहा जाता था। उसका जो कैपिटल था वो कंस्टेंटिनोपोल, इसको उर्दू में कंस्तूनिया कहा जाता है, और ये अब पुराना नाम हो चुका है इस्तांबुल का। तो इसका जो कैपिटल था वो इस्तांबुल था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाज़ंताइन एम्पायर का जो हेड था वो हरकुलस था, और बाज़ंताइन एम्पायर ख़त्म हुई थी 1453 में, यानी 1453 को, जब कंस्तूनिया यानी इस्तांबुल फतह हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वाज रिटन बाय एडवर्ड गिबन। तो ये एक राइटर है जिन्होंने ये बुक लिखी है, और ये बुक अक्सर पाकिस्तान में टेस्टिंग सर्विस में पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी का जिस रोमन गवर्नर ने हुक्म दिया था उसका नाम था पोलितस। अगर ओटमन एम्पायर की बात की जाए जिसका नाम खिलाफत उस्मानिया था, और ये कभी सुपर पावर हुआ करती थी, ये मुसलमानों की पहचान थी कभी, और ये 3 बरे-ए-आज़मों में फैली हुई थी। साउथ ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में ये फैली हुई थी। ये तकरीबन 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के शुरू तक खिलाफत उस्मानिया रही। इसकी बुनियाद रखी गई थी 1299 में अंतोलिया के एक टाउन सगूत में रखी गई थी, और इसके जो फाउंडर थे उनको उस्मान वन कहा जाता है, और उस्मान के नाम से इसका नाम ओटमन एम्पायर रखा गया था। और ये ओटमन एम्पायर ने बाज़ंताइन एम्पायर का ख़त्मा किया था 29 मई 1453 को, जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कंस्टेंटिनोपोल, जिसको उर्दू में कंस्तूनिया या मौजूदा इस्तांबुल जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, उसको फ़तह किया था। तो उस वक़्त बाज़ंताइन एम्पायर का ख़त्मा हो गया था, जो पीछे डिस्कस किया गया है। ओटमन आर्मी एंटर द वर्ल्ड वार 1 इन 1914। तो ये सेंट्रल पावर्स जो थी उनके हक में ये जंग अजीम अव्वल में कूदी, और जो सेंट्रल पावर्स थी उनमें जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर थी, उनके साथ इन्होंने जंग अजीम में शिरकत की। तो उस जंग में जो सेंट्रल पावर्स थी उसको शिकस्त हुई। फिर जो अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने ओटमन एम्पायर के टुकड़े कर दिए, और इस पर बहुत सी सैंक्शन लगाकर जो इसका इलाका था उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और जो इसकी टेरिटरीज डिवाइड हुई थी वो ज़्यादातर ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और रशिया के दरमियान डिवाइड हुई थी। तो फिर
जो इसकी इंडिपेंडेंस जो मॉडर्न तरक्की है, पीछे हमने बात भी की है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उसने जो अलाइड फोर्सेस थी उनके खिलाफ बगावत की और इस तरह उन्होंने मॉडर्न तरक्की की बुनियाद रखी। तो सल्तनत का खात्मा तुर्की में हुआ था 1 नवंबर 1922 में और खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ था 3 मार्च 1924 में। तो ये अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि खिलाफत उस्मानिया कब इख्तिताम को पहुंची थी, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो 1924 है। ये खिलाफत उस्मानिया का नक्शा है। तो ये जो सारा है इलाका ये एशिया है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है वो अफ्रीका है और नॉर्थ अफ्रीका ये मिस्र, फिर ये सारा जो ऊपर वाला इलाका है ये भी खिलाफत उस्मानिया, फिर ये यूरोप का जो सारा इलाका है ये भी खिलाफत उस्मानिया के पास ही था। अगर साइप्रस की बात की जाए तो इसका कैपिटल का नाम निकोसिया है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। जिस मुल्क की करेंसी यूरो होती है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर होता है। तो ये दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ा है। ये जो साइप्रस है तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तर्कश साइप्रस और ग्रीस साइप्रस। तो इसको डिवाइड किया गया था 1974 को। तो साइप्रस ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी बरतानिया से, 1960 में इन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। तो साइप्रस जो है ये दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ा है, तुर्की और ग्रीस के दरमियान। जो तुर्की और ग्रीस साइप्रस को एक दूसरे से अलग करती है उसका नाम ग्रीन लाइन है। तो मैप में देखते हैं साइप्रस कहाँ है। तो ये मेडिटेरियन ओशन का तीसरा बड़ा जजीरा है। ये जो है ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और ये जो है यूनान के कंट्रोल में है। ऊपर ये जो इलाका है ये नॉर्दर्न साइप्रस ये तर्कश के कंट्रोल में है और ये जो लाइन है ये सारी जो लाइन है इसे ग्रीन लाइन कहा जाता है और इसका जो कैपिटल है वो निकोसिया है। यहाँ पर जो यूनान वाला साइड है ये यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, उसकी करेंसी यूरो है और यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है ये यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर नहीं है और यहाँ पर करेंसी लीरा इस्तेमाल होती है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।